ठीक है जी। तो बायनेंसी के क्वेश्चन हमें कर लेते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बायनेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और बायनेंसी के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। देखो अगर अभी फर्स्ट यूनिट तो हमारी कंप्लीट होने वाली है, ध्यान रखना। जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट टॉपिक्स, क्योंकि मैंने आपको 4 यूनिट एक साथ लेके चला हूं मैं, ठीक है। फिर भी अभी आपको हिम्मत नहीं आनी है। ये हमारा 11वां 12वां लेक्चर है शायद, है ना, 10वां 11वां लेक्चर है। फिर भी आपको हिम्मत नहीं आनी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं। हम क्या करते हैं, शुरुआत में तो जोश से पढ़ते हैं और आगे 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 हमारी हिम्मत हम कम कर लेते हैं अपनी, थोड़ा पढ़ने में मूड नहीं लगता हमारा। बट आपको लगाना है क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट यूनिट ही बोलूंगा क्योंकि 4 यूनिट एक साथ लिए मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो हम क्वेश्चन नंबर शायद 80 कर रहे थे ना। हमारे जो बायनेंसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, आपके मन में डाउट होगा कि सर ये जो आप 4 यूनिट लेके चल रहे होंगे कितने क्वेश्चंस, अराउंड 120 क्वेश्चंस तो आएंगे, 120 क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे। और जो कराया है इन 120 क्वेश्चन में से आएगा, इसके अलावा कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहाँ अगले क्वेश्चन, हमने मैनोमीटर से क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। मैनोमीटर के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आगे हम बायनेंसी पे क्वेश्चन नंबर 80 देखो। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, सारे बायनेंसी के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे अभी बैक टू बैक आपको बायनेंसी के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड, the resultant upward pressure on a fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by the body, ठीक है। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, कि अगर कोई बॉडी फ्लूइड में इमर्स्ड है या फ्लोटिंग कर रही है या तैर रही है, तो जितना उस बॉडी का वेट या वॉल्यूम पानी के अंदर जाता है, भाई जैसे हमने बोट का एग्जांपल लिया था, बोट आधी डूब रही थी, अभी आधी नहीं डूब रही थी, तो जितना उस बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर गया, उस जगह से पानी का वॉल्यूम हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। और उतना ही उसके ऊपर जितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, मतलब जितना वेट ऑफ फ्लूइड वहां से हटता है, अगर किसी बॉडी में कोई इमर्शन है तो वहां से पानी हट जाएगा या फ्लूइड हट जाएगा, और जितना वेट वो हटेगा उतना ही बाइंड फोर्स, एक फोर्स लगता है जिसको हम बाइंड फोर्स बोलते हैं, वो बॉडी के ऊपर लगता है और बॉडी तैरती है। तो हमने देखा था व्हाट इज बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्शन ऑफ बॉडी। अब ये कॉन्सेप्ट तो है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये इंडिया के हर एक एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन जो है 80 नंबर क्वेश्चन, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इंडिया के हर एग्जाम में आता है। किसमें? आपने देखा होगा जो एसएससी जेई होता है, एसएससी जेई में सिविल में तो क्वेश्चन आता ही आता है, टेक्निकल में। ये क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो उनको जीके में मिल सकता है, ध्यान से देखना। जो एसएससी सीजीएल वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल वाले हैं, उनमें क्वेश्चन मिल सकता है। मतलब इंडिया के हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बायनेंसी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर एक इंसान ये देखता है कि भाई कोई चीज तैर रही है, कोई चीज फ्लोट कर रही है, कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, तो वो किन कॉन्सेप्ट से कर रही है। तो इसका ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका आर्किमिडीज ने, ये बायनेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि ये सबकी लाइफ से कनेक्टेड है। हर एक इंसान ने तैरती हुई चीज देखी है। और ये क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल में भी देखा है कि ये जो कोई भी बॉडी तैरती है, द रिजल्ट इन अपवर्ड प्रेशर, दैट मींस बाइंड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड or a floating body is equal to the weight of a fluid displaced by the body। ये तो बायनेंसी के बारे में कॉन्सेप्ट है। बट ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये बात कॉन्सेप्ट दिया था आपका आर्किमिडीज ने। तो ध्यान रखना कि बायनेंसी का कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, ठीक है। बायनेंसी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमें बायनेंसी का कॉन्सेप्ट तो पता है, पर किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान से देखना, ठीक है। The line of action of bind force act through, the line of action of bind force act through, ध्यान से देखना। हमने एक बात डिस्कस करी थी क्या, ये बोट है, इस बोट ने यहां से फ्लूइड का वॉल्यूम हटा दिया था, फ्लूइड का वॉल्यूम हटा दिया था, और इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये हमने चीज पढ़ी थी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। और जितना कोई बॉडी वेट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है,
वही वैल्यू इक्वल टू होती है बाइंड फोर्स। दैट मींस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जितना भी वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होता है, जितना भी वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होता है, उसका जो सेंट्रोइड होता है वहां पर बाइंड फोर्स लगता है। भाई हमने क्या डिस्कस करा था, जितना भी वेट या वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो सेंट्रोइड होता है, जैसे मान लो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे डूबा हुआ है, तो जितना ये वॉल्यूम या वेट जो डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का, इसका जो सेंट्रोइड होता है वहां पर बाइंड फोर्स लगता है। सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। यहां पर बाइंड फोर्स लगता है, तो और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आप ये ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ये ध्यान रखना, ये वेट जितना डिस्प्लेस होता है या वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस होता है, उसी के सेंट्रोइड, सेंट्रोइड तो नहीं बोलूंगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना भी वॉल्यूम या वेट डिस्प्लेस होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वहां पर बाइंड फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन देखो, द लाइन ऑफ एक्शन, क्या था लाइन ऑफ एक्शन, क्या था, नॉर्मल एक्सिस जो थी हमारी, द लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल एक्सिस पता है ना आपको, मैंने आपको नॉर्मल एक्सिस बताई थी ना, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बाइंड फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ, सेंट्रोइड तो ना बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। बाइंड फोर्स हमेशा जो भी वेट या वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस होता है, हमेशा उसके सेंट्रोइड पर लगता है, हमेशा उसके सेंट्रोइड पर लगता है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये तो हमने डिस्कस करी हुई चीज है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको थोड़ी पढ़ाई दी है, ठीक है। यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। जब मैं आपको लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे चीज डिस्कस करी थी कि अभी हमारे 2 टॉपिक बच रहे हैं, और वो टॉपिक मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा। जब हम लास्ट थ्योरी पढ़ रहे थे इसकी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अभी मुझे कुछ थ्योरी इसकी बताना और बाकी है, ठीक है। कौन से 2 टॉपिक हमारे कौन से बचे, एक तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, और दूसरा मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड ऑसिलेशन। ये 2 टॉपिक हमारे बच रहे थे, और हमने डिस्कस करा था कि जब हम अपनी थ्योरी चालू करेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, ऑसिलेशन क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में अगर बात करें, व्हाट इज ऑसिलेशन, सबसे पहले मुझे ऑसिलेशन बताओ, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैं इसको थ्योरी लिखने का आपको टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। देखो, जब हम शिप में रहते हैं तो शिप हिलता है। अब शिप कैसे हिलता है, ऐसे हिलता है, ऐसे पहले हिलता, फिर धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन, देखो सबसे पहले शिप ज्यादा हिलेगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आएगा। अगर बॉडी के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना। अगर बॉडी के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर बॉडी कोई भी हिली तो बॉडी वापस से एक बार अपनी पोजीशन पर धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। हमने यही पढ़ा था बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर आप किसी भी बॉडी पर कोई टिल्टिंग प्रोवाइड करते, कोई किसी भी बॉडी पर टिल्टिंग होती है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कारण बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पेपा पिग के बारे में बताया था कि ये खिलौना है पेपा पिग, जिसको गिराओगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट हुआ, मान लो यहाँ शिप में, समुद्र में तूफान आया, तूफान आने की वजह से शिप हिलना स्टार्ट हुआ। अब शिप यहां से लेके यहां तक जो गया, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज ऑसिलेशन, एक बार जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, एक बार यहां से लेके यहां तक जो कंप्लीट हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय ऑसिलेशन फॉर वन फिनिश और वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय ऑसिलेशन
फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लग रहा है इसको, ये होता है ऑसिलेशन, और कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। भाई देखो शिप हिलता है, शिप हिलता है ना, शिप यहां से लेके यहां तक गया तो एक कुछ टाइम तो लग रहा होगा। पहली बात तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। यहां से लेके वहां तक एक कंप्लीट फुल ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। जैसे पेंडुलम भी है, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम अगर पेंडुलम को हिलाएंगे तो पेंडुलम इस तरीके से जाता है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगा उसको बोलते हैं, पहली बात तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। यहां से लेके यहां तक तो ये गया, फिर यहां से लेके यहां तक गया, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। और कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता लग चुकी है। आई होप आपको ये चीजें पता लग चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बारे में, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज रेडियस ऑफ जाइलेशन। मैंने आपको सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज रेडियस ऑफ जाइलेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ जाइलेशन, सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ जाइलेशन बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ जाइलेशन बताना पड़ेगा। एक सेकंड वेट करना, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइलेशन की। रेडियस ऑफ जाइलेशन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। हमने रेडियस ऑफ जाइलेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, अभी अगर मैं इसके सेंट्रोइड की बात करूं तो ये इसका सेंट्रोइड होगा जो इसके सेंटर में, मान लो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सेंट्रोइड हमेशा उसकी क्या होता है, सेंटर पे होता है। ये इसका भी सेंट्रोइड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सिलेंडर है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट कर दूंगा, अब मैं देखो, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पता है, जहां पर उसका टोटल वेट, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर किसी भी बॉडी का वेट या मास एक्ट होता है। व्हाट इज सेंट्रोइड, जहां पर उसका एरिया एक्ट होता है। मैं सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। फ्लूइड मैकेनिक्स तो जनरली कोई भी टीचर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बाद में पढ़ाता, और हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप देखोगे कि मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 3 या 4 साल हो गए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया मुझे 3 या 4 साल हो गए। बट आज भी वो लेक्चर, एक बच्चे ने पूछा कि सर वो लेक्चर जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 4 साल पहले या 3 साल पहले आपने पढ़ाए थे वो आगे के लिए वैलिड होंगे? अरे वो आने वाले 10 साल के लिए वैलिड है, मतलब आने वाले 10 साल में भी उन्हीं लेक्चर से आएगा। तो ध्यान रखना इस चीजों को, जो लेक्चर मैंने पढ़ा दिया ना, मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको इससे ही पढ़ना है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुझे आपको 20% और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए, मतलब आने वाले 5-6 साल। तो ये जो लेक्चर है ये भाई साहब ब्रह्मास्त्र लेक्चर है। ब्रह्मास्त्र लेक्चर क्या होता है, ब्रह्मास्त्र क्या होता था, जो हर जगह लगता था। जब भी पुराने जो युद्ध, पुराने ये क्या हुआ, पुराने जो युद्ध होते थे, पुराने युद्ध में यार हुआ क्या, एक सेकंड में देखूं कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना, एक सेकंड में इसका लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि अगर डिस्टर्ब होगा तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हर जगह काम आएंगे आपके लेक्चर्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है, जहां पर उसका टोटल वेट या मास एक्ट होता है। अब अगर इस बॉडी को मैंने रोटेट करना स्टार्ट करा, रोटेट करा मैंने इसको, तो क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट, मतलब अभी तो जब रोटेट नहीं करी थी आपने बॉडी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे था, पर जैसे ही आप किसी बॉडी को रोटेट करोगे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी नई एक्सिस पर शिफ्ट हो जाता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नई एक्सिस पर शिफ्ट हो जाता है। अब जो पुरानी एक्सिस, देखो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है इसका यहां पर आ गया हो, तो जो नई एक्सिस और पुरानी एक्सिस आपकी है, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, जो नई एक्सिस और पुरानी एक्सिस है, मतलब पहले सेंटर यहां पर था, जब बॉडी आपने रोटेट करी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका शिफ्ट हो गया। अब इन दोनों एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन ई। और याद रखना जब हम बात करते हैं बायंसी की, भाई रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई। अब ये आई एक्स एक्स भी हो सकता है, भाई देखो मोमेंट ऑफ, जैसे मान लो अभी मैं यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं तो ये हो गया आई एक्स एक्स। अभी अगर मैं यहां से लेके आते फाइंड करूं तो यहां पर क्या हो गया आई वाई वाई। तो आपको ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स भी होता है, आई वाई वाई भी होता है, और
दूसरी एक्सिस में भी हो सकता है, एक्स वाई में भी हो सकता है, वाई जेड में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बायन्सी का टॉपिक कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हमेशा क्या होता है आपका आई वाई वाई, हमेशा ध्यान रखना है हमेशा क्या होता है आपका आई वाई वाई। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छी तरीके से पता है। यार नींद नहीं निकलती है तो वीकनेस बहुत रहती है, मेरी नींद नहीं है, मात्र 3 घंटे सोया हूँ, मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मेरा टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, मेरा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कि अगर कोई बॉडी फ्लोटिंग कर रही है और फ्लोटिंग के बाद उसमें ऑसिलेशंस आ जाते हैं या बॉडी आपकी टिल्ट कर जाती है, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लगता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला है, बट इस सिंपल से फॉर्मूले को बताने के लिए मुझे सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, वरना ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब सिंपल सा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट, सबसे पहले देखो क्या व्हाट इज के, व्हाट इज के, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, के स्क्वायर अपॉन मेटासेंट्रिक हाइट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है। ये अगर कोई भी फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट करी तो एक ऑसिलेशन में जितना टाइम पीरियड लगेगा उसका फॉर्मूला ये इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज जीएम, मेटासेंट्रिक हाइट, व्हाट इज जीएम, जीएम क्या था याद रखो, ये बी था सेंटर बाई सी, ये जी था, फिर ये शिफ्ट हो गए थे G1 B1, और ये जो नई एक्सिस आई थी इनका जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेटा सेंटर, और मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। तो आप ध्यान से देखोगे मैंने नीचे लिखा है GM एंड GM इज मेटासेंट्रिक हाइट, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वेश्चन देखो, आपको सबसे पहले ये बस फॉर्मूला ध्यान रखो, T is equals to 2 pi, this is time period of one oscillation, T is equals to 2 pi under root of k square, what is k, radius of gyration upon metacentric height multiply by acceleration due to gravity। अब आप क्वेश्चन देखो, अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा उस टॉपिक को भी, आप पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, अभी आप शांति रखो थोड़ी सी देर। द टाइम ऑसिलेशन, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिखेंगे ध्यान से, द टाइम ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। देखो क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है ये, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन मेटासेंट्रिक अपॉन मेटासेंट्रिक हाइट मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये फॉर्मूला था। अब आप देखो ध्यान से, इसे लिखा है जो टाइम ऑसिलेशन होता है, मतलब जो टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन का, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, विद द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। अब ध्यान से देखना, अगर अब आप ध्यान से देखो टाइम पीरियड और मेटासेंट्रिक हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइम पीरियड और मेटासेंट्रिक हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बता देता, अगर देखो अब हमने क्या करा, क्वेश्चन को तोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तोड़कर दिखा दिया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इजी लग रहा होगा। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगी, अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेटासेंट्रिक इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड आपका डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर है द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी डिक्रीजेस, डिक्रीज होगा क्योंकि दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी चेंज हो सकता है, कैसे बताओ बताओ, अगर इसने इस क्वेश्चन में लिखा होता वेट से, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बच्चा छोड़कर आता है और एग्जामिनर को पता है कि बच्चा ये टॉपिक छोड़कर आएगा। थक रहा हूं यार मैं बहुत ज्यादा, पागल नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात डिस्कस करें इस टॉपिक के बारे में, तो एग्जामिनर को अच्छी तरीके से पता है कि बच्चा इस टॉपिक को छोड़ के आया हुआ है। हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भाई साहब 3 पैरामीटर्स हैं, एक है रेडियस ऑफ गायरेशन, दूसरा है मेटासेंट्रिक हाइट और तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जामिनर ने अभी तो मेटासेंट्रिक हाइट से पूछा है कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होगा, तो हमने लोअर लिख दिया। अगर मान लो उसने इनके क्वेश्चन दिया होता वेट से, व्हाट इज वेट
m इंटू जी। व्हाट इज वेट? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी। तो वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर g आपका देकर रखा हुआ है, तो वो आपको वेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और वो आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको इन तीनों का रिलेशनशिप ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों का क्वेश्चन ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में उसने वेट दिया है, भाई देखो ना नीचे जी आता है, वेट दिया है, मेडिसिन हाइट दिया है या रेडियस ऑफ डायरेक्शन दिया। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लो। मैं आपको लिखने का मौका देता हूं। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिख लो, उसका हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आप देखो यहाँ से लिखो, ये लिखो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो सख्त आवश्यकता है यार मुझको, सख्त आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 82 समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 अच्छा क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन देखा ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपका। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1 एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, वो आपका फ्लोट कर रहा है इन द वाटर। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मैं बना ही देता हूं ना, देखो पहले एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिखते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, डायमेंशन क्या है? 2 मीटर बाय 1 मीटर और डेप्थ भी कितनी आपकी 1 मीटर। A rectangular block of dimension 2 meter into 1 meter into 1 meter is floating in the water. पानी में तैर रहा है with emerging depth of 0.5। जो डेप्थ तैर रही है वो क्या है? 0.5 ये तैर रहा है, 0.5 ये तैर रहा है। What is the weight of block? इसने पूछा है इस ब्लॉक का वेट कितना है। What is the weight of block? इससे पूछा ब्लॉक का वेट कितना है। देखो हमारे पास बहुत इजी टॉपिक है, क्या ध्यान से देखना, देखने दो यार बहुत सारा। What is the weight of block? अगर मैं आपसे ये बात करूं, अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, तो भाई अगर मुझे ब्लॉक का वेट चाहिए, अगर मुझे ब्लॉक का वेट चाहिए, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेट ऑफ ब्लॉक क्या है? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ ब्लॉक। भाई अगर इन्होंने ब्लॉक का वेट आपसे पूछा है, अगर इन्होंने ब्लॉक का वेट आपसे पूछा है, तो वेट का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है। जो भी ब्लॉक का वॉल्यूम है, क्या ब्लॉक का वॉल्यूम हमारे पास है? हाँ है, 2 इंटू 1 इंटू 1 ये ब्लॉक का वॉल्यूम है, 2 इंटू 1 इंटू 1 ब्लॉक का वॉल्यूम है, और हमारे पास इसका फॉर्मूला है। बट हमारे पास ब्लॉक की यूनिट वेट नहीं है। देखो मास क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। ये तो मैंने आपको बता दिया, इनटू यूनिट वेट। ये कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक में कि मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। और इन्होंने यूनिट वेट ब्लॉक का देके नहीं रखा हुआ है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लॉक जो है भाई, जब इसकी डेप्थ 1 मीटर है और ये 0.5 तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आधा तो तैर रहा है, क्योंकि डेप्थ कितनी है? 1 मीटर। ये आधा तो तैर रहा है और आधा ऊपर है। तो अगर मैं इस आधे पोर्शन का बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी, इस आधे पोर्शन का अगर मैं वेट निकालना चाहूं, देखो 1 मीटर डेप्थ है इसकी, तो अगर हम आधे पोर्शन की बात करना चाहें तो आधा पोर्शन तो डूबा हुआ है और आधा ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, इस आधे नीचे वाले पोर्शन का, देखो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? वेट ऑफ लोअर ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। समझ मेरी बात? जितना वेट ऊपर तैर रहा है उतना नीचे तैर रहा है, और जितना नीचे तैर रहा है उसने पानी को वहां से हटा दिया होगा, उसने पानी को नीचे से हटा दिया। तो जो पानी को उसने नीचे से हटाया है, जो इसका वेट होगा वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। अब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होता है? जो भी इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब देखो ध्यान से 0.5 है ना ये, तो 2 इंटू 1 इंटू 0.5, इतना पानी का वॉल्यूम हटा है, इतना पानी का वॉल्यूम हटा है। और अगर हम वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का करें तो वेट, अब देखो व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक पूछा है,
इफ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, इसने बोला है जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो है 10 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, इसने यूनिट वेट पानी का देकर रखा हुआ है। तो अगर मैं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस निकालूंगा तो मुझे नीचे वाले ब्लॉक का वेट मिल जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्शियली डिवाइडेड है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तो जितना भी नीचे का आएगा उसको हम डबल कर देंगे तो हमें वेट ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस निकालो। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या है? 2 × 1 × 0.5, ये तो वॉल्यूम है इसका ब्लॉक का, और जो पानी की डेंसिटी देखिए वो 10 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है ये कितना, 2 × 0.5 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 है, तो आ रहा है आपका 10 किलोन्यूटन। 10 क्योंकि ये देखो यूनिट वेट किसमें था, किलोन्यूटन में, तो हमने किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन नीचे वाले पोर्शन का वेट आ गया। 10 किलोन्यूटन, प्लीज ध्यान से देखना, 10 किलोन्यूटन नीचे वाले का वेट आ गया। कैसे? हमने वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस निकाल लिया, वो 10 किलोन्यूटन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आधा नीचे आधा ऊपर, जब नीचे वाले का 10 किलोन्यूटन आ रहा है तो ऊपर वाले का भी क्या होगा, 10 किलोन्यूटन। आंसर क्या हो गया, 20 किलोन्यूटन, क्योंकि इसके टोटल ब्लॉक, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को यार, क्योंकि मजाक मजाक में आप भी क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। हमने क्या करा, पहले नीचे वाले पोर्शन का वेट निकाला, और ये नीचे वाला पोर्शन अगर डूब रहा है तो इसने यहाँ से पानी को हटा दिया होगा, तो जो इसका वेट होगा उसने उतना ही वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या होता है बैलेंसिंग का, कि जितना ये नीचे डूबा है उतना इसने वेट वहां से फ्लूइड का हटा दिया होगा, वही आपका बाइंड फोर्स होगा। ये आपका बाइंड फोर्स भी है, दिस इज बाइंड फोर्स आल्सो, हमने ये पढ़ा था। जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होता है वो बाइंड फोर्स होता है। तो हमने आधे का निकाला और इसने पूरे का पूछा है, तो देखो अगर आधे पोर्शन का जो ब्लॉक का वेट आ रहा है वो 10 किलोन्यूटन आ रहा है, तो ऊपर वाले का कितना जाएगा, उसका भी 10। जब नीचे वाले का 10 किलोमीटर है तो ऊपर वाले, क्योंकि आधा आधा डिवाइडेड है, तो 10 + 10 कितना हो गया, तो 20। इजी क्वेश्चन है, बट आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेरे पे ताकत नहीं है आज, बिल्कुल नींद सी आ रही है। सेम क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर फ्लोटिंग इन वाटर विद इमर्जन डेप्थ ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी देखो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द फ्लोटिंग बॉडी, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द फ्लोटिंग बॉडी इज, देखो हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या क्या यार, मेरे में ताकत नहीं है बिल्कुल भी यार, मैं आपको शाम को ही लेक्चर पढ़ाऊंगा, इसको मैं शाम को कंटिन्यू करूंगा यार, बिल्कुल भी ताकत सी नहीं आ रही है, ठीक है। The stable equilibrium is achieved in the floating body. हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अगर मैं आपकी स्टेबल की बात करूं, देखो स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, हमने इनको 2 चीजों रिलेट करा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एंड सेंटर ऑफ बायंसी से। हमने क्या पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो आपका हमेशा बॉडी के अंदर क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है सेंटर ऑफ बायंसी से, तो हमें क्या मिलता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर न्यूट्रल है तो ये दोनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। अब आप क्वेश्चन को देख लो यार, क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका, ठीक है। द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है आपको, जब सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है, व्हेन, अच्छा है ना, हाँ सही तो है। द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, बिल्कुल सही है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से बिलो होता है, ये बिलो है ना, ये बिलो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो है, तो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ, तो आपको क्या मिलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मुझे चाय पीने को, अगर मेरे में ताकत रही तो ही मैं पढ़ा पाऊंगा यार, आज मेरे को बिल्कुल भी ताकत है नहीं, क्योंकि अभी यार क्या मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ। पता है क्या है, मैं सोचता हूँ जल्दी उठ जाऊंगा, लेक्चर बना दूंगा, बट हो ये रहा है कि नींद ही नहीं निकल रही है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यार क्या निकलना पड़ रहा है, घर से जल्दी निकलना पड़ रहा है आजकल। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इसको यार या तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इवनिंग कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि यार ये बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। आप थोड़ा इन क्वेश्चंस को देख लेना, मैं इसको इस लेक्चर को इवनिंग में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं इवनिंग में आ जाऊँगा, अगर मैं आपको थोड़ा लेट इवनिंग में दूंगा, बट हाँ दे दूंगा मैं आपको लेक्चर।
चलो टेक केयर, बाय बाय।